नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के ऑयल डिलेमा के बारे में। तो रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है और इंडिया में तो खैर पेट्रोल ऑलमोस्ट 100 रुपए पर लीटर का मार्क छू चुका है। मोर ओवर इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस यानी ओपेक से सस्ते तेल खरीदने की मांग की थी, जिसपे सऊदी एनर्जी मिनिस्टर ने यह निवेदन स्वीकार नहीं किया। तो करंटली भारत कच्चे तेल की कीमतों को लेकर दुविधा में आ गया है। हम समझने की कोशिश करने वाले कि ये प्रॉब्लम क्या है और इस पे एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या-क्या ओपिनियंस निकल के आ रहा है, ये सारा कुछ हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आप आते-आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर आफ्टर यूएस एंड चाइना। ऑल्सो इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन 80% क्रूड इट प्रोसेसेस एंड पेज इन डॉलर्स। तो इंडिया दोनों तरीके से अफेक्ट होता है, एक तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की वोलेटिलिटी से और दूसरा रुपए डॉलर एक्सचेंज रेट की वोलेटिलिटी से। तो गौर करने वाली बात है ये, है ना। लेकिन अगर हम बात करें पिछले साल के कच्चे तेल की कीमतों के बारे में, तो याद है ऑयल प्राइसेस वर पुश्ड इनटू नेगेटिव जोन। दुनिया भर में लॉकडाउन के चलते ऑयल की डिमांड ही खत्म हो गई थी, ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, बिकॉज द कोरोना वायरस हैड कॉज्ड अ मास हॉल्ट टू ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड वर्ल्ड वाइड ऑयल कंजम्पशन ऑल्सो फेल, राइट। एंड उसी टाइम यूएस ने भी प्रोडक्शन कट के लिए मना कर दिया था, यानी प्रोडक्शन चलते रहेगा ऑयल का, कोई कट नहीं होगा सप्लाई में। और इसके चलते एक्सेस सप्लाई हो गई थी ऑयल की और सप्लाई इतना बढ़ गया था कि स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं थी। कितने ही जहाज समुद्र में तेल का स्टोरेज के लिए रखे गए। तो ऑफ कोर्स कीमतों में तो गिरावट आनी ही थी, है ना। तो ये तो हो गई पिछले साल की कहानी। ये साल कच्चे तेल की कीमतों में हमें उछाल ही देखने मिला है। ऑयल प्राइसेस हैव सोared more than 30% so far this year. WTI क्रूड ऑयल is at the 2-year high। तो ये ओपेक प्लस नेशंस की तरफ से सप्लाई लिमिटेड करने की अनाउंसमेंट आई थी। अच्छा, ओपेक प्लस में कितने कंट्रीज है, कोई मुझे बता सकता है? कमेंट सेक्शन में लिख दो उन कंट्रीज के नाम। सो तभी से ऑयल की प्राइसेस में उछाल आया है, ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर जब प्राइसेस गिरी थी तब इंडिया ने सस्ते दर पर कच्चे तेल की खरीदारी तो की, अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को बढ़ाने की कोशिश की, बट दिस वाजंट इनफ। इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात करें तो टोटल 5.33 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल अंडरग्राउंड स्टोरेज में रखा हुआ है, यानी चट्टानों में क्रूड ऑयल संभाल के रखा हुआ है ना। विशाखापट्टनम में 1.33 मिलियन टन्स का रिजर्व्स पड़ा है। मैंगलोर जो कि कर्नाटका में पड़ता है, वो 1.5 मिलियन टन्स वहां पे पड़ा हुआ है। पादुर में भी, जो कि कर्नाटका में ही पड़ता है, वहां पे भी 2.5 मिलियन टन्स का बंदोबस्त किया जा रहा है। एंड मोर ओवर चंडीगढ़ जो कि ओडिशा में पड़ रहा है, वहां पे एसपीआर प्रोग्राम के तहत और 4 मिलियन टन्स की स्टोरेज का बंदोबस्त किया जा रहा है। इवन पादुर में भी और ज्यादा कच्चे तेल के स्टोरेज की कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया के रिजर्व्स की बात करें तो टोटल 5.33 मिलियन टन्स रिजर्व्स पड़ा है, जो कि 10 दिन भी पूरा नहीं कर पाएगा। दिस टोटल कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर अबाउट 9.5 डेज ऑफ क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट, जो कि बहुत कम है। यूएस के पास अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स करीब 714 मिलियन बैरल्स है, which can last for almost 165 days provided only 4.4 million barrels a day is withdrawn। अगर एक साथ सारा तेल निकालना पड़े तो 20 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से ये 36 दिन ही टिकेगा यूएस के केस में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक कम से कम 90 दिन का इमरजेंसी रिजर्व्स होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल तेल के उत्पाद नहीं हो रहे कल को किसी भी कारणवश से, या वो कंट्री जो ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है वो इंपोर्ट कर ही नहीं पा रही है फॉर एनी रीजन, तो इमरजेंसी रिजर्व्स ऐसे टाइम पे काम आते हैं, है ना। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जिसे हम कहते हैं। तो ये हर मुल्क के लिए अपने बुरे टाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए रखना जरूरी बन जाता है, या टाइम आने पर ये रिजर्व स्ट्रेटेजिकली भी यूज हो सकते हैं। सो ड्यू टू लेस स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया डिडंट टेक एडवांटेज ऑफ द हिस्टोरिकल फॉलिंग क्रूड प्राइस। हमारे यहाँ इतनी स्टोरेज ही नहीं थी कि हमें कच्चे तेल सस्ते दर पर तो ले लिया, लेकिन उसे स्टोर कहाँ पे करे? कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक है ही नहीं, और अगर स्टोरेज नहीं है तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो इसके बावजूद भी तो कीमतें तो गिरी ना, ग्लोबल प्राइसेस ऑफ ऑयल एक्चुअली फेल डाउन, लेकिन स्टिल इंडियन रिफाइनर्स इस गिरावट से फायदा नहीं ले पाए। And even consumers for that matter, they didn't get a chance to benefit from the low oil price. So India was unable to take advantage of collapsed oil prices। And आज की अगर हम बात करें तो तेल की कीमतें तो आसमान छू रही है ना। तो अगर ऐसे ही तेल की कीमतों में उछाल आता रहा आने वाले टाइम में, तो इंडिया के पास क्या क्या विकल्प निकल के आते हैं वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। सो सेंटर एंड स्टेट्स विल हैव टू टेक कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू कट एक्साइज एंड वैट टू गिव रिलीफ टू कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को अगर थोड़ी सी राहत देने का विचार है सेंटर का,
तो सेंटर और स्टेट दोनों को कोऑर्डिनेट करके एक्साइज और वैट को कम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ने के काफी चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। आरबीआई ने भी यही कहा है। आरबीआई has recently pointed out rising fuel price will actually increase the inflation and might damage prospects of post pandemic economic recovery। अरे भाई, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इकोनॉमी में पहले ही लिक्विडिटी की दिक्कत आ रही है पेंडेमिक के चलते, तो इंटरेस्ट रेट्स क्यों कोई सेंट्रल बैंक बढ़ाना चाहेगा। तो अब और अगर इसके आगे लिक्विडिटी कम करने की कोशिश की तो बिजनेसेस और लोगों के बुरे हाल हो जाएंगे, इकोनॉमिकली सभी को बहुत ज्यादा चोट पहुंचेगी, और इससे फिर पेंडेमिक से इकोनॉमिक रिकवरी फिर देरी से होगी। ठीक है। सो इंडिया ऑफ कोर्स इज एक्सपोज टू वोलेटिलिटी बिकॉज इंडिया की तरफ से ओपेक कंट्रीज से हाल ही में रिस्पॉन्सिबल प्राइसिंग की अपील की गई थी, लेकिन सऊदी एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल्लाजिज बिन सलमान ने भारत को मशवरा दिया कि इंडिया शुड एक्चुअली यूज its strategic reserves which it purchased last year at a very cheaper rate। इंडिया के लिए कच्चे तेल की कीमतों को लेकर शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी तो है ही। ठीक है, वो कैसे? यूएस की प्रोडक्शन 13 मिलियन बैरल्स पर डे से 10 मिलियन बैरल्स पर डे पे आ गई है। प्रोडक्शन कट वहां पे वैसे ही हो गया है। मोर ओवर रीसेंट ओपेक मीटिंग में ये डिसीजन सामने निकल कर आया कि प्रोडक्शन कट्स तो हो गए ही, यानी इट एक्चुअली रिफ्यूज्ड टू रोल बैक द प्रोडक्शन कट्स, एंड इसके चलते फिर प्राइसेस तो बढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे ये साइड सप्लाई कम हो रही है बिकॉज उन्होंने पिछले साल पेंडेमिक के चलते काफी मार खाई है। वो इस बार क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, एंड मोर ओवर वो ये मौका रिकवरी का जो है अभी धीरे धीरे जो दुनिया में नॉर्मलसी की तरफ चीजें जा रही है, वो इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। वो ये मौका छोड़ना ही नहीं चाहेंगे कि कीमतों में उछाल आए, तो they would obviously grab this opportunity, right? So this artificial supply constraint has put crude oil prices to rise. Even for that matter, जो recent हूती मिसाइल अटैक हुआ सऊदी एनर्जी फैसिलिटीज पे, it has made oil to boil in the market like anything। तो कौन जानता है इस मिसाइल अटैक के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। सो ऑफ कोर्स इंडिया हैज अ लॉट ऑफ रीजंस टू बी कंसर्न्ड। एक तरफ अगर हम ऑयल प्रोडक्शन की बात करें, डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन की, तो वो ना के बराबर ही है, एंड इनफैक्ट जितना होता भी है वो अभी बहुत तेजी से कम हो रहा है, which is essentially leading India to import more oil। and दूसरी ओर alternate energy solutions are still couple of years away। यानी इलेक्ट्रिक एंड ग्रीन एनर्जी का तो पूरी तरीके से अभी आना बाकी है ना मार्केट में, एटलीस्ट 7-8 साल तो लग जाएंगे। और सरकार की तरफ से n नंबर ऑफ पॉलिसीज इनिशिएटिव्स के बावजूद इंडिया हैज एक्चुअली स्ट्रगल टू गेट मीनिंगफुल कैपिटल और टेक्नोलॉजी इन दिस सेक्टर। एंड अगर हम इंडिया के एनर्जी मिक्स की बात करें तो इट हैज बीन डाइवर्सिफाइंग इट्स एनर्जी मिक्स अवे फ्रॉम ऑयल विद ऑल्टरनेट सोर्सेज लाइक रिन्यूएबल्स, बायोफ्यूल्स, गैस, हाइड्रोजन वगैरह। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये इनसिग्निफिकेंट है, ये कुछ वैल्यू नहीं रखता अभी के लिए। तो शॉर्ट टर्म में क्या किया जाए? शॉर्ट टर्म में जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि गवर्नमेंट और सेंटर्स को दोनों एकजुट होकर कंज्यूमर्स को अगर राहत देनी है तो उनके लिए फिर वैट और एक्साइज ड्यूटी कम करना पड़ेगा। 2020 में जब ऑयल टूटा था, ऑयल की प्राइसेस टूटी थी, इंडियन गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटीज तो बढ़ा दिया था ना ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाय 13 to 16 रुपीज पर लीटर, और स्टेट्स ने भी वैट इंक्रीज किया था, वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये कम किया जा सकता है कि नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए। अब अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे बात करें तो सबसे पहले तो भाई इस ऑयल पे जो डिपेंडेंसी है वो कम किया जाए। ये कैसे किया जा सकता है? गवर्नमेंट को खुद डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करना होगा बाय मोस्ट फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, यानी आसानी से इसमें निवेश हो पाए, बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसमें लूप होल्स ना हो वगैरह। लेकिन इंडिया का इस पे अपसाइड बहुत कम रहेगा, ये तो फैक्ट है, यानी अनलिमिटेड बेनिफिट्स इसमें पॉसिबल नहीं है बिकॉज नेचुरली इंडिया इज नॉट एंडोर्ड विथ लार्ज रिसोर्सेज। तो एक यहाँ पे एक अपर कंस्ट्रेंट तो भैया आ ही जाता है। सो इसके अलावा इंडिया कैन एक्चुअली फोकस ऑन इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ द गैस इन द इकोनॉमी। If we compare it with oil on energy equivalency basis, gas prices are actually lower than oil prices। और अगर हम लिक्विड फ्यूल से कंपेयर कर ही रहे हैं तो गैस तो रिलेटिवली क्लीनर ही है, कार्बन फुटप्रिंट कम है उसमें ऑयल के कंपैरिजन में, है ना। पूरी तरह से खैर ग्रीन नहीं है, लेकिन रिलेटिव बेसिस पे तो ऑफ कोर्स ग्रीन एंड क्लीन है ही ऑयल के कंपैरिजन में। अब सरकार 2030 तक एनर्जी बास्केट में गैस के शेयर को 15% तक का बढ़ाने का टारगेट रख दिया है, करंटली ये 6% पे है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो इंडिया मस्ट स्विच टू अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एनर्जी जनरेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर मार्केट में इंक्रीज किया जाए। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में तो पिछले सालों में उछाल दिखाई है हमें, लेकिन जिस लेवल पे अभी चल रहा है 2022 के टारगेट को मीट कर पाना, ये पेस पे, करंट पेस पे
थोड़ा असंभव लग रहा है। द करंट कैपेसिटी इज 93 गीगावाट्स एंड द टारगेट इज 175 गीगावाट्स बाय 2022। वेल 2030 तक ये बढ़ा दिया गया है। 450 गीगावाट के करीब एनर्जी कैपेसिटी इंडिया में हमें देखने मिल सकती है। तो इसके जैसे ही गवर्नमेंट को और ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू पुश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द मार्केट, है ना, ये किया जा सकता है। सो ऑल इन ऑल शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज में टैक्सेस कम किया जाए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम्स लाया जाए सो दैट क्रूड पे डिपेंडेंसी इंडिया की कम होने लगे, एंड लॉन्ग टर्म के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट थ्रू ईवीज शुड एक्चुअली बी परस्यूड। इंडिया शुड ऑल्सो ट्राई टू अट्रैक्ट रिस्क कैपिटल इनटू एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन स्पेस बाय मेकिंग दिस सेक्टर अट्रैक्टिव। टैक्सेस, आर्बिट्रेशंस, प्राइसेस इश्यूज, ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाए, है ना। और अगर मैं ग्लोबल फैक्टर्स की बात करूं तो आप एक चीज समझ लो कि ऑयल एक ऐसा लौता कमोडिटी है जो कि आर्टिफिशियल सप्लाई कॉन्स्टेंट्स के चलते उसके प्राइसेस में हमें वोलेटिलिटी दिखती है। बाकी कमोडिटीज में कहाँ आर्टिफिशियल कॉन्स्टेंट्स या प्रोडक्शन कट्स लगाए जाते हैं, है ना। ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस जैसे इंडिया, इन लोगों को अच्छी बार्गेनिंग पावर रखने की जरूरत है in order to counter this high volatility in prices. Moreover, ईरान पे जो भी sanctions लगे हैं उसे हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है so that ईरान कैन एक्चुअली प्रोड्यूस ऑयल एट इट्स फुल पोटेंशियल। ईरान 2016-2017 में 4 to 5 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करता था, लेकिन सैंक्शंस के चलते ये नंबर घटकर 1.95 मिलियन बैरल्स पर डे आ गया है। ईरान के पास गैस रिजर्व्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सैंक्शंस के चलते वो उसे डेवलप ही नहीं कर पा रहा है। So what this essentially means is that the sanction defeats the purpose of natural market demand supply mechanism, where major oil importing nations are the sufferers. India is one of them. So US में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद रखी जा रही है कि वो ये सैंक्शंस हटा दे। इसके चलते इंडिया फिर ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर पाएगा, यानी और ऑप्शंस मिलेंगे उसे। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बार्गेनिंग पावर कहीं ना कहीं उसके फेवर में ही रहेगी इस सिचुएशन में, अगर सैंक्शंस हट जाते हैं तो। एंड ऑयल की प्राइसेस में फिर थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है। इट विल ट्राई टू एक्चुअली ईज आउट द ऑयल प्राइसेस इन द मार्केट, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियाज ऑयल डिलेमा। ठीक है, कैसा लगा आपको ये सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपके ओपिनियन से ऑयल प्राइसेस को लेके, इंडिया के ऑयल डिलेमा को लेके मुझे आपके ओपिनियंस बताइए। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वेल, रैप अप करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वी आर हैप्पी टू वेलकम you to the best course on learning about economy, which has already started 8th of this month. Very affordable premium current affairs are available on YouTube and PD website. An excellent annual GK compilation 2020 is ready. Buy now from the bookstore. So we now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make full use of it. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।